हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशनल डायनेमिक्स का सीरीज चल रहा है और दिस इज़ तांत्रिक क्लासेस, तांत्रिक फिज़िक्स क्लासेस। और जो प्रेजेंट लेक्चर्स है वो एप्लीकेशंस पर है। बहुत सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स दिखाए, प्रॉब्लम्स दिखाए, अब हम PYQs कर रहे हैं। कल के लेक्चर जो है था 19th लेक्चर आई थिंक, उसमें मैंने आपको PYQs दिखाए नीट के और 20 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डिस्कस किए। आज उससे आगे 21 प्रॉब्लम और PYQ उससे हम आगे ले जाएंगे और आज भी 15-20 हम ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाएंगे। ठीक, इसमें 2, 4, 5 लेक्चर लगेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें करनी है बिफोर यू अपीयर इन द फाइनल टेस्ट ऑफ एंट्रेंस एट द नेशनल लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 तक कल हमने किया है प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए ये 21 है। 21 लेक्चर, ये 21 प्रॉब्लम है। इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर R, F फोर्स है और R पोजीशन वेक्टर है एंड टाउ है टॉर्क। ठीक, ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन इनमें से कौन सा इक्वेशन आपको करेक्ट लगता है? यहाँ से आपको पता है टॉर्क का जो इक्वेशन है दैट इज R क्रॉस F, ये आपको पता है। इसका मतलब ये जो टॉर्क है ये इस R को भी परपेंडिकुलर है और ये F को भी परपेंडिकुलर है। उसी का मतलब है टाउ इज R क्रॉस F, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड F। ठीक, तो इसका मतलब अगर टॉर्क को F के साथ डॉट किया जाए वो भी ज़ीरो बनना चाहिए, क्योंकि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो ओनली व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो टॉर्क को F के साथ R के साथ डॉट करो वो भी ज़ीरो है और टॉर्क को F के साथ डॉट करो वो भी ज़ीरो होगा। तो अगर ये कोई ऑप्शन है तो ठीक होगा। R क्रॉस टॉर्क इज इक्वल टू जीरो और डॉट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ये ठीक है। फोर्स डॉट टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो, ये देखो सिंपल, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू F, इसके साथ डॉट वो भी जीरो, इसके साथ डॉट वो भी जीरो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, समझो। ए पार्टिकल ऑफ मास m, तो पहले इसको कर दीजिए ऑफ सेकंड। ए पार्टिकल, चलो इसको मैं बनाता हूं x y 0, इट्स ए पार्टिकल एट A, देन इट इज एट B। क्या कह रहा है? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन द XY प्लेन, पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v है, along a straight line AB, if the angular momentum of the particle with respect to the origin O is LA, जब पार्टिकल यहाँ है तो angular momentum is LA about this O, when it is at A and LB when it is B, जब B पर है तब इसका angular momentum about O is LB। जब यहाँ पर है A पर है पार्टिकल तब इसका angular momentum LA है। जब B पर है पार्टिकल, B इस पोजीशन पर पार्टिकल है मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो तब इसका एंगुलर मोमेंटम LB है। सोचने की कोशिश करो, पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन इट इज एट A इट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज LA, व्हेन इट इज एट B इट इज एंगुलर मोमेंटम एट B इज LB विद रिस्पेक्ट टू O। तो ऑप्शंस क्या है? LA इज ग्रेटर देन LB, LA is equal to LB. The relationship between LA and LB depends upon the slope. LA is less than LB. पार्टिकल सेम है, चाहे पार्टिकल A पर हो या B पोजीशन पर हो, पार्टिकल सेम है, वेलोसिटी भी उसका सेम है V। तो सीधी बात है, there is no external torque। जब इस पार्टिकल पर टॉर्क होगा अबाउट दिस O, तभी जाकर के एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। If there is a torque on this particle about this about the origin, टॉर्क अगर कहीं से होगा फोर्स, किसी फोर्स की वजह से, तब जाकर एंगुलर मोमेंटम आगे जाकर के चेंज होगा। बट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क,
वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या तो फोर्स भी नहीं है, टॉर्क की बात ही नहीं है। तो अगर फोर्स होता भी है तब भी जाकर क्या वो टॉर्क बनाता है वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन पहले फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क कैसे होगा। तो एल ए इज इक्वल टू एल बी, बी इज द आंसर बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो मैं लिखूंगा नो एक्सटर्नल टॉर्क। हो गया, खत्म। A uniform rod of length L and mass m is free to rotate in a vertical plane about A। ये rod है और ये point A है, it is free to rotate। The rod is initially in the horizontal position, ये horizontal position पर है। The initial angular acceleration of the rod is, बताइए initial angular acceleration क्या है। पहले टॉर्क तो निकालो, निकालिए टॉर्क। That's mg into L/2 about this A। बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स mg L/2 डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, होल रॉड अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज 1/3 ml स्क्वायर। m खत्म, एक l खत्म, 3 ऊपर, ये हो गया 3/2 g/l। आंसर 3/2 g/l, A is the answer। खत्म हो गया। ओके, ट्वेंटी-4th क्या है क्वेश्चन। ए ट्यूब ऑफ लेंथ L इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास m। क्या बताया था मैंने, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, उस क्वेश्चन जो उसमें दिया है वो लिखो, ताकि आपका जो सोचने का जो मतलब पावर है वो इम्प्रूव हो जाए। देयर इज ए क्वेश्चन, देयर इज समथिंग गिवन, जस्ट राइट दैट व्हाट इज गिवन। निकालना क्या है वो लिखो। अगर डायग्राम बना सकते हो डायग्राम बनाओ, उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सेलरेट हो जाता है, या आपको आपके समझ में आ जाता है कि करना क्या है। तो यही है कि एक ट्यूब है, ये देखो मैंने बनाया ट्यूब, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस विद ओमेगा, मास इसका m है, क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पर क्लोज है, फ्लूइड अंदर है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड, यहाँ पर इस एंड पर कितना फोर्स है, इस एंड पर। पहले मुझे बताया इस फ्लूइड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है जब ये रोटेट करेगा, वो सेंटर पर एक्ट करेगा यूं, वो सेंटीपिटल फोर्स जो है F इज इक्वल टू दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट F इज इक्वल टू m, ये जो r है सेंटर ऑफ मास है यहाँ तक, ये L/2 है, L/2 ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो फ्लूइड है ये अगर यहाँ पर एंड नहीं होता ब्लॉक या फिक्स्ड नहीं होता या क्लोज्ड नहीं होता, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये वाटर बाहर आ जाता, इट वुड गो रेडियली, इट विल फ्लो रेडियली आउट, ऐसे फ्लो हो जाता है। लेकिन इससे ये रोकता है, इसका मतलब इसको भी इतना ही फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज़ बीइंग बैलेंस्ड इनवर्ड्स सो दैट वाटर फ्लूइड डज नॉट फ्लो आउट। सो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इस फोर्स की वजह से होगा। तो दैट मीन्स ये जो फिक्स्ड एंड है इस पर इतना ही फोर्स है, फोर्स ऑफ द फिक्स्ड, आंसर ml²/2। फिर से बताता हूँ, ये जो ट्यूब है ये रोटेट कर रहा है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्लूइड बाहर आना चाहता है लेकिन इसको ये रोकता है, स्टॉप करता है, बाहर आने से इसको रोकता है। तो अगर रोकता है तो दैट मीन्स इसको उतना ही फोर्स क्रिएट करना पड़ता है जितना फोर्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये वाटर को बाहर निकालना चाहता है, तो उतना ही फोर्स इसको रोकने में लगेगा। तो हो गया। Consider a system of two particles having mass m1 and m2. A particle of mass m is pushed towards the center of mass of particle
particle through a distance of d. By what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of the particle at the original position? अच्छी तरह से पढ़ लो क्वेश्चन. दो पार्टिकल्स है m1 और m2. इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है वो दिया नहीं है, डिस्टेंस नहीं दिया है. तो एक पार्टिकल को by what distance of the particle of m2 so that the particle of mass is pushed by distance m1 is pushed. इस पार्टिकल को आप आगे की ओर पुश करते हैं, आगे की ओर पुश करते हैं. कितना d करते हैं आगे की ओर पुश m1 को. इसको कितना पुश करना पड़ेगा इस अपोजिट ओर, ताकि चलो कुछ भी लिखो, x ही लिखो, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह रहेगा. ये क्वेश्चन है. अगर आपने इस मास को d पुश किया आगे की ओर, इस मास को कितना पुश करना पड़ेगा लेफ्ट की ओर, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा. ये क्वेश्चन है. चलो इसको d प्राइम कर दो, क्योंकि ये d है तो इसको d प्राइम कर दो. चलो मैं आपको समझाता हूं. पहले मुझे पता है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कहीं पर तो होगा. सो दैट इज इक्वल टू m1 x1, ये m1 उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू बॉडी सिस्टम. ठीक. अच्छा, तो बताइए चेंज इन द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, एक्ससीएम पोजीशन. अगर मैं इसको चेंज करूंगा, x1 पोजीशन को चेंज करूंगा, अगर x2 पोजीशन को चेंज करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा. तो क्या है इस सेंटर ऑफ मास का चेंज? सपोज डेल्टा एक्ससीएम, ये चेंज हुआ सेंटर ऑफ मास. इस पार्टिकल पोजीशन को चेंज करने से और इस पार्टिकल को चेंज करने से, इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज करने से और इस पार्टिकल के पोजीशन को चेंज करने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज होगा. इन जनरल, एज अ स्पेशल केस ये कह रहा है नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन जनरल चेंज ही होगा. कितना चेंज होगा? डेल्टा ऑफ दिस m1 डेल्टा x1 चेंज इन द x1 पोजीशन प्लस m2 डेल्टा x2 चेंज इन द इट इज कोऑर्डिनेट पोजीशन डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ये हमने सिर्फ इसका इंक्रीमेंट लिया, इसका भी इंक्रीमेंट, इसका भी इंक्रीमेंट, इसका भी इंक्रीमेंट. इसका चेंज इज इक्वल टू m1 इसका चेंज प्लस m2 इसका चेंज. ठीक. अब यह कह रहा है कि ये जो चेंज इन पोजीशन है ये अपनी ही जगह है, ये जीरो है. देयर इज नो चेंज इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम. क्योंकि अगर हमने ये ऐसे लाया तो इसको भी ऐसे ला करके सेंटर ऑफ मास में कोई पोजीशन का चेंज नहीं हुआ. अब ये सेंटर ऑफ मास चेंज का पोजीशन जीरो है और डेल्टा एक्स दिया है, ये दिया आपने आगे लिया, तो डेल्टा एक्स कितना है इस बॉडी के पोजीशन का कितना चेंज किया वो निकालना है. हो गया m1, ये है d, ये वाला d प्लस m2, ये पता नहीं कितना हमने पुश किया चेंज किया, इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई 0 से 0, ये m2 डेल्टा x2 किसके बराबर है, इसको उधर ले जाइए माइनस m1 d डिवाइड बाई ये m2. आंसर ये उधर लिया m1 d, फिर m2 को डिवाइड किया. माइनस इसलिए कि अगर इसको राइट की ओर लेते हैं तो इसको लेफ्ट की ओर लेना पड़ेगा. अगर इसको भी राइट की ओर ले लोगे तो फिर सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसने कहा जीरो है. तब जाकर इसको लेफ्ट की ओर लाना पड़ेगा. और कितना लाना पड़ेगा? डेल्टा x2, तो वही तो है d प्राइम. आंसर m1 बाई m2 d ये है. वो जो नेगेटिव हमें निकला दैट मीन्स टू द लेफ्ट. ठीक. ओके. चलो. अच्छा, 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये तो किया. हाँ 26 A round disk of moment of inertia I2. चलो बना दिया राउंड डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2. जो पढ़ा बनाया, उसे अंडरस्टैंड होता है करना क्या है. जो पढ़ा समझ आया बनाया, जो पढ़ा समझ आया लिखा, द गिवन. अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क, इसको और एक डिस्क के ऊपर बिठाया जाता है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, लेकिन ये रोटेट कर रहा है, ये I1 रोटेट कर रहा है विद ओमेगा। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, अब ये जो नीचे वाला डिस्क है I1 वो रोटेट कर रहा है और हमने ऊपर वाला डिस्क इस पर बिठा दिया, कंबाइन कर दिया। अब जाकर बताइए दोनों का मिलाकर दोनों आप रोटेट करेंगे एक साथ, उनका ओमेगा प्राइम क्या होगा। एक डिस्क रोटेट कर रहा है यूं 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 यूं, आपने दूसरे डिस्क को इसके ऊपर बिठा दिया जिसका एंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब कुछ फ्रिक्शन तो होगा, एक मिसमैच होगा उनके दरमियान, लेकिन आखिर में वो दोनों इकट्ठे रोटेट करेंगे। आप ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, एक डिस्क को रोटेट किया, दूसरा इस पर डाल दिया, पहले एक फ्रिक्शन होगा, ऐसे मिसमैच थोड़ा सा होगा, लेकिन आखिर में आफ्टर सम टाइम दे विल मूव टुगेदर। तो आखिर में उनका कुछ एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कॉमन होगा, दोनों का एक ही होगा, बिकॉज दे मूव टुगेदर। वो कितना होगा? पहली बात यह है कि जब मैंने डिस्क को ऊपर रखा, क्या मैंने कोई टॉर्क प्रोड्यूस किया? नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड, नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड, नो टॉर्क अप्लाइड। अगर टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ कहो। व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, L इज कंजर्व्ड। अब जब L कंजर्व हुआ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम किसका था? वो नीचे वाले डिस्क का था, एक ही डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I1 ओमेगा। ये I1 इंटू ओमेगा वाज एंगुलर मोमेंटम। फाइनली इनका एंगुलर मोमेंटम, जब वो दोनों इकट्ठे रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा प्राइम। ये है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा इज द रोटेशनल एंगुलर मोमेंट। लेकिन अब के बाद इन दोनों का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा और इस तरह से ओमेगा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, ओमेगा घटेगा, ताकि अब एंगुलर मोमेंटम सेम होगा जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि व्हाट इज ओमेगा प्राइम? I1 ओमेगा डिवाइड बाय I1 प्लस I2। आंसर, दैट इज द आंसर। ये देखो आंसर बैठा है इधर, I1 ओमेगा I1 प्लस I2। हो गया? चलिए, तो ये देखो 27। A thin circular ring of mass capital M and radius R is rotating about an axis with a constant angular velocity। चलो बना दिया मास यहाँ रोटेट कर रहा है about this axis, center axis with ओमेगा, और रेडियस इसका R है। ठीक, अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए क्या है, तो आप कहेंगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा। व्हाट इज I ऑफ द रिंग? चलो पहले लिखूंगा I ओमेगा। I ऑफ द रिंग क्या है? I ऑफ द रिंग M, कैपिटल M, R स्क्वायर ओमेगा। चलो बना दिया एंगुलर मोमेंटम भी इसका। एक रिंग रोटेट कर रहा है, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? रोटेशन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज व्हाट I ओमेगा। व्हाट इज I ऑफ द रिंग? दैट इज M R स्क्वायर इनटू ओमेगा। हो गया? ठीक, ओके। नाउ अब क्या है? 4 objects each of mass M are placed gently at the opposite sides of the two perpendicular diameters. The angular velocity of the ring now will be, have a look। अब क्या करना है? ये रिंग जो है डायमीटर के अपोजिट, यहां पर भी मास लगा रखा, यहां पर भी मास रखा, यहां पर भी मास रखा, और यहां पर भी डायमीटर, रिंग के डायमीटर बनाइए, परपेंडिकुलर डाल। डायमीटर जो है 2 डायमीटर, 1 और 2, वो डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर है, यार नहीं भी हो तो वो भी चलेगा। अब आपने क्या किया? आपने मासेस को अटैच किया एट द पेरिफेरी ऑन द 2 डायमीटर एंड्स, मतलब एक यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ। रिंग के पेरिफेरी पर आपने मासेस रख दिए। डायमीटर पर रखो या कहीं और भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे विल बी एनीवे एट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर। अब कह रहा है कि नाउ व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी नाउ
प्राइम हैवी हो गया ना, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बढ़ा, ओमेगा घटेगा, कम हो जाएगा, सो दैट एंगुलर मोमेंट इज कांस्टेंट। इसमें भी जब आपने मास रखा, आहिस्ते से रखा, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, आहिस्ते से रखा, तो दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क। आप कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जब आप कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तब जाकर जो रिंग का पहले एंगुलर मोमेंटम था वही रहेगा, लेकिन आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज किया, सो ओमेगा को कुछ करना पड़ेगा, ओमेगा को कुछ करना पड़ेगा टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंक्रीज किया, सो ओमेगा हैज टू डिक्रीज सो दैट समथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज L2? दैट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज दैट? दैट इज mr स्क्वायर रिंग का प्लस 4 टाइम्स mr स्क्वायर, 4 इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर इनटू ओमेगा प्राइम। अब इनको आप इक्वेट कर लो, mr स्क्वायर, क्योंकि दे शुड बी इक्वल, देयर इज नो टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। एज सच, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, the angular momentum has to be conserved. So initial angular momentum has to be equal to final angular momentum. So what you write is 4m r square omega prime is equal to m r square omega. This is equal to this. Why should they be equal? The answer is there is no external torque. As such, the angular momentum has to remain constant about this axis, about the vertical axis perpendicular to the plane of the ring passing through the center of mass. तो what is omega prime? r square will cancel throughout, क्योंकि यहाँ r square कॉमन निकालोगे, इससे कैंसिल होगा, तो omega prime is what? m omega divided by m plus 4m। आंसर हो गया। देखिए देखिए कहाँ आंसर बैठा है, डी पर बैठा है, हो गया। चलिए 28। A rod of length 3 meters and its mass acting per unit length is directly proportional to distance. क्या मैं रॉड बना सकता हूँ ऐसे? ठीक है, और इसका लेंथ है 3 मीटर, और इट इज मास, जो इसका मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। जितना आप यहां से दूर जाओगे, x जाओगे, उतना मास बढ़ेगा। आप रॉड के लेफ्ट राइट को जाओगे तो मास बढ़ता जाएगा। यही कह रहा है कि मास पर यूनिट लेंथ नहीं, मास नहीं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू x। मास पर यूनिट लेंथ, मास बाय लेंथ जो है दैट इंक्रीजेस, यानी कि आगे जाकर के डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ेगा तो ये साइड, राइट साइड जो है वो हेवियर होगा, और ये जो सेंटर ऑफ मास वो राइट साइड को शिफ्ट होगा, वो बीच में नहीं होगा, 1.5 पर नहीं होगा, 1.5 पर बीचों बीच सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, क्योंकि ये राइट साइड में हेवियर होगा। हेवियर क्यों होगा? क्योंकि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू x। जितना आप राइट साइड को जा रहे हो उतना मास बढ़ जाएगा, उतना ये हेवियर होगा। तो एज सच यू सी इट विल बिकम हेवियर एज यू गो ऑन टू द राइट साइड। तो उस तरह से जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल शिफ्ट ओवर टू द राइट साइड, दैट विल शिफ्ट ओवर टू द राइट साइड। तो क्या करेंगे आप? तो सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। देखते हैं हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। देखिए मैं समझाता हूँ, यानी कि इसको लिखो, लैम्डा इज इक्वल टू kx। क्या है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का? इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय टोटल मास। ये है फॉर्मूला व्हेन बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, तब जाकर ये फॉर्मूला है। When there are not mass points, so that you can write x is equal to m1x plus m2x 2 plus m3x3 by total mass। तो उसी फार्मूला से ये फार्मूला मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज। कैसे निकालते हैं? इस फार्मूला से। तो ये है, चलो 0 to L कर दो, 0 to L कर दो, लास्ट में L का सब्स्टिट्यूशन करेंगे 3 मीटर। तो ये ऊपर जाकर के 0 to L x, व्हाट इज dm? स्मॉल मास। स्मॉल मास किसके बराबर है बताइए? शाबाश, दैट इज लैम्डा dx।
लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, डी एक्स इज स्मॉल लेंथ, तो वो हो गया स्मॉल इस एलिमेंट का मास डी एम, इसका लेंथ है डी एक्स, तो ऑब्वियसली डी एक्स लैम्डा इंटू डी एक्स इज द डी एम, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ एट एक्स पोजिशन, डी एक्स मल्टीप्लाई करने से ये डी एम हो जाएगा इस एलिमेंट का मास। तो डिवाइड बाय yes, integration of 0 to L, what is dm? That is lambda dx। मगर k साथ में ले लो यार, k साथ में ले लो, k here, k here, k there and k here। तो पहले मेरे पास इक्वेशन क्या है ज़रा बताइए। शाबाश, मैं इधर देखता हूँ इसको अच्छी तरह से। तो पहली बात यह है कि ये जो dm है, dm जो है दैट इज लैम्डा dx, लेकिन लैम्डा खुद जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू x, तो लैम्डा इज इक्वल टू kx, लैम्डा इज इक्वल टू kx, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू x और dm इज लैम्डा dx, तो लैम्डा को सबस्टिट्यूट करके kx dx होगा, तो dm is kx dx, dm is what, kx dx। एक मिनट, ये गलत हो गया, आई एम सॉरी। xcm is equal to 0 to L, it is x, what is dm? That is kx dx divided by integration of 0 to x dx, kx x dx, ऐसे। ठीक, अब जा कर के k बाहर आएगा, यहाँ भी k बाहर आएगा, बाहर आकर फिर कट जाएगा, बाहर ये k बाहर आएगा, कांस्टेंट है ये k, तो फिर बाहर कट जाएगा, x को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऊपर हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, x स्क्वायर का dx 0 to L, नीचे किसका हो जाएगा, x का dx। ये देखो नीचे x का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि k बाहर, यहाँ k बाहर, k कैंसल्स, ऊपर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नीचे x का इंटीग्रेशन। चलिए ठीक है, तो ये हुआ x क्यूब बाई 3 0 to L, ये हुआ नीचे x स्क्वायर बाई 2 0 to L, ये 2 ऊपर 3 नीचे, ये हुआ 2 बाई 3, x का वैल्यू L क्यूब माइनस 0 नीचे, भाई x का वैल्यू L देना है डेफिनेट इंटीग्रल में, x का L क्यूब माइनस 0, यहाँ x का L स्क्वायर माइनस 0, ये हो गया 2 बाई 3 इंटू L क्यूब बाई L स्क्वायर, वो हो गया L, ये हुआ 2 बाई 3 इंटू व्हाट इज L, व्हाट इज L, 3 मीटर्स, 3 कैंसल्स, 2 इज द आंसर, 2 मीटर इज द आंसर। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक रॉड है 3 मीटर का और इसका डेंसिटी बढ़ जाता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि राइट साइड से ये ज़्यादा से ज़्यादा मास इसका बन जाता है, तो समझो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2 मीटर यहाँ से दूर, मतलब इस एंड के नज़दीक। अब इस पॉइंट इतना मास जो है वो इतना मास के बराबर है, तभी तो यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया, क्योंकि मास राइट साइड से ज़्यादा है, सो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट ऑन टू द राइट साइड, सो इट विल नॉट बी एट 1.5, इट विल बी एट 2 मीटर्स फ्रॉम दिस एंड। आंसर देखते हैं, 2 मीटर खड़ा बैठा है आंसर। क्या है 29 क्वेश्चन? A solid sphere of radius r is placed on a smooth horizontal surface। चलो बना दिया, स्मूथ बना दिया सरफेस। जो अंग्रेजी समझ आए लिखो बनाओ, तभी प्रॉब्लम हो सकता है।
जब आपने प्रॉब्लम पढ़ा या ऑब्जेक्टिव पढ़ा, जो इसमें दिया है उसको लिखने की कोशिश करो। अगर डायग्राम बनने के चांस है तो अगर डायग्राम बनाओ, उससे आपका जो सोचने का पावर है वो बढ़ जाएगा। पिक्चर आपने बनाया तो आगे भी आप बढ़ सकते हो। अच्छा, नाउ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट ए हाइट h। किसी हाइट h पर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, ये भी ठीक है। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए आपको कहां फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? h इज इक्वल टू r पर, h इक्वल टू r पर, h इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन विल बी द सेम वट एवर h मे बी। क्या है आंसर? अगर आपको मेरा पहला लेक्चर जो मैंने दिया था, एक रिजिड बॉडी है, आप फोर्स देते हो कहीं पर भी, याद करो वो लेक्चर, जो कभी आप सीरियसली हर एक लेक्चर नहीं लेते हो, और फिर टीचर परेशान हो जाता है, व्हेन ही गिव्स लेक्चर, व्हेन ही डिलीवर्स ए लेक्चर, परेशान हो जाता है कि देखो जो मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट ने वो देखा नहीं, और पहली बार मैं जो कह रहा हूँ वो सुन रहा है, तो ही विल गेट कन्फ्यूज्ड। जिसने मेरा पहला लेक्चर हो तो रिपीटेडली मैंने कहा, whenever you apply force on any rigid body, it is the center of mass which gets accelerated, and center of mass का acceleration होता है force which you apply at anywhere, at any position is equal to F by m। तो center of mass का acceleration हमेशा F by m होता है, चाहे ये F आप यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो। So it will not depend upon this h, कहीं भी अप्लाई करो force, you will get the center of mass acceleration F by m। So answer is this, should be the acceleration will be the same whatever h may be, किसी भी हाइट पर दे दो एक्सेलरेशन वही F by m होगा। पहला लेक्चर देख लो। Thirtieth, a disk is rotating with angular velocity omega. If a child sits on it, what is conserved? एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, और आहिस्ते से स्मूथली एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, तो कौन सा चीज़ ऐसा है जो कांस्टेंट रहेगा? कौन सा चीज़ ऐसा है जो कांस्टेंट रहेगा? देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क बिकॉज ही सिट्स जेंटली। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, इट इज द एंगुलर मोमेंटम विच रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप शायद सोचोगे अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो शायद काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, शायद। You may feel it, or you may, it is the first impression that comes into your mind कि यार अगर L कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वो क्यों नहीं कांस्टेंट है? वो होता है 1/2 I को ऊपर से मल्टीप्लाई करो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी I मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। जब नीचे भी I मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर हो गया L स्क्वायर, I ओमेगा इज L by 2I। जब ये when the boy sits over here, moment of inertia of the disk changes, it increases। जब moment of inertia increase हुआ, ये increase हुआ moment of inertia, ये इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब आपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे के बैठने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द एंगुलर मोमेंटम विच रिमेन्स कांस्टेंट। दैट डज नॉट मेक अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, क्योंकि उसका एक फिजिक्स बैकग्राउंड है। वो फिजिक्स बैकग्राउंड क्या है? वो फिजिक्स बैकग्राउंड ये है कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो दैट इज द आंसर। ये देखिए आंसर क्या है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं, क्योंकि बच्चे के बैठने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। चलो three identical balls, each of mass, each of radius r, are placed touching each other horizontal surface such that the equilateral triangle is formed with centers of the balls joined, the center of mass of the system will be। वो कोई क्या है, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखो एक ट्रायंगल है, आपने इस पर भी एक स्फीयर रखा और इस पर भी एक स्फीयर रखा और इस पर भी एक स्फीयर रखा, ताकि ये एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे।
हमें देखना है इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कहाँ है इनका सेंटर ऑफ मास इफ 3 स्फीयर्स आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स। ठीक, समझो ऐसे, इसको ऐसे समझना चाहिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो स्फीयर है समझो ये स्फीयर नहीं है, मास पॉइंट है हियर, चलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज इसका तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। समझो ये स्फीयर यहाँ पर है, ये स्फीयर यहाँ और ये स्फीयर यहाँ पर है, और तीनों का सेंटर ऑफ मास अब ऐसे इस एंगल को डिवाइड कर दो, यहाँ इस एंगल को डिवाइड कर दो, यहाँ इस एंगल को डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो गया इन तीनों का सेंटर ऑफ मास। आंसर, द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंट्रॉइड दैट इज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग द एंगल्स हियर, हियर एंड हियर। तो देखते हैं आंसर। सेंटर ऑफ वन बॉल, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, हाँ लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, वो भी आंसर 32। O is the center of an equilateral triangle. ये कल शायद क्या था, F1, F2, F3 are the 3 forces acting along the sides AB, BC and AC. What should be the magnitude of F3 so that the total torque about O is 0? ठीक है, ये देखो, ये ऐसे ट्रायंगल बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ से एक फोर्स F3, यहाँ से दूसरा फोर्स F2, यहाँ से और एक फोर्स F1, तो ये है सेंटर। तीनों फोर्सों की वजह से जो टॉर्क है वो 0 है। द टॉर्क बाय दीज 3 फोर्सेस 0। हमें देखना है कि F3 किसके बराबर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द इक्वेशन। चलो परपेंडिकुलर डाल दिया, ये A हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये भी A हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये भी हो गया। बताइए टॉर्क ड्यू टू द F3 क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। अगर ये O समझो, R ये टेल है, R ये है, तो R क्रॉस F वो क्लॉकवाइज होगा। ले लो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, F3 इंटू A, ये है टॉर्क ड्यू टू F3। बताइए F2 का टॉर्क क्या है अबाउट दिस पॉइंट। F2 का लाइन ये है, ये आपने डाल दिया परपेंडिकुलर O से F फोर्स लाइन पर, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना पड़ेगा। F2A इसका टॉर्क। अब इसका टॉर्क क्या है, इसका रेडियस वेक्टर ये, जब आपने परपेंडिकुलर डालोगे इस फोर्स लाइन पर, ठीक, तो इट इज़ R क्रॉस F, वो ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ ए क्लॉकवाइज। इट इज़ F1A माइनस F1A इज इक्वल टू 0। वहाँ से कह रहा है कि 3 फोर्सों की वजह से जो टॉर्क है, सम ऑफ ऑल दोस टॉर्क्स इज 0, तो हमने कर दिए। तो A को कॉमन निकाल कर अंदर क्या रहेगा, F3 माइनस F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तो होगा नहीं, फिर ये 0 बनेगा, F3 माइनस F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। आंसर, आंसर होना चाहिए, देख लो आंसर होना चाहिए। लुक एट द आंसर। चलो आंसर देखते हैं, हैव ए लुक। ये है आंसर, F1 प्लस F2 हियर इज द आंसर। हो गया समझो 33। A couple produces no motion linear। पहले कपल होता क्या है मैं बताता हूँ। एक रॉड है, इस पर कपल मैं अप्लाई करता हूँ। दैट मीन्स कपल मीन्स देर आर 2 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट्स कॉल्ड कपल। कपल मीन्स 2 फोर्सेस जो है एक बॉडी पर एक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। दे विल प्रोड्यूस नेट फोर्स 0। ऑब्वियसली व्हेन द 2 फोर्स आर अपोजिट द नेट फोर्स इज 0 एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। वो इस बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज नेट फोर्स इज 0, बट दे कैन प्रोड्यूस टॉर्क, दे कैन प्रोड्यूस टॉर्क। अब आपका क्वेश्चन शो, आप शायद
जहन में आएगा कि अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, बात है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा टॉर्क होगा, कैसे होगा वो मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल याद रखो, इफ द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0 ड्यू टू अ कपल, द सेंटर ऑफ मास बॉडी का जो है एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज 0, because net force on the body is 0, acceleration of center of mass is 0, but it will produce torque. That torque will produce angular acceleration. That torque will produce angular acceleration. ये है, देखो ये होगा, couple produces no motion, linear and rotational motion, purely it will produce purely rotational motion. मैं बताता हूँ, एक फोर्स यूं है, दूसरा फोर्स यूं है, यह सेंटर ऑफ मास है। तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज 0 बाय m दैट इज 0, नेट फोर्स F माइनस F। अब बताइए अबाउट दिस O पॉइंट, ये L/2 है, ये टॉर्क, ये फोर्स किस और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, R क्रॉस F, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो टॉर्क हो गया R क्रॉस F दैट इज L/2 इंटू F। अब बताइए ये शायद आप माइनस करोगे इसको, लेकिन आप देखो इस पॉइंट से लेकर के R का डायरेक्शन ये है, क्योंकि R का जो R है उसका टेल हमेशा पॉइंट पर होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क मेजर करते हो, R का टेल ये है। तो R क्रॉस है फिर से यूं, तो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क ऐड हो गया, फोर्स तो कैंसिल हो गया खुद, लेकिन उनने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया वो ऐड हो गया। दिस हाउ इट वर्क्स, हैव अ लुक। फोर्स खुद खत्म हो गया, फोर्स खुद खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अब ये रोटेट करेगा, रॉड रोटेट करेगा, प्योर रोटेशन करेगा, क्योंकि इसका मोशन 0 है। तो जब सेंटर ऑफ मास का मोशन 0 होता है, लेकिन एवरीथिंग रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो प्योर रोटेशन कहलाता है। सी इज द आंसर। ओके, चलो जी। A cot of mass m tied to one end of a massless rope of length 10 meters. The other end of the rope is in the hands of a man of, उसका भी mass m है. The entire system is on the smooth horizontal surface. The man at the x equal to 0 and cot at x equal to 10. If the man pulls the cot by the rope, the man and the cot will meet at the point. Have a look, मैं समझाता हूँ पहले. ये cot है and this is a man. इसने इसको रस्सी बांध दी है और इनके दरमियान 10 मीटर का डिस्टेंस है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये दिस पर्सन पुल्स द कॉट विद द फोर्स F। ठीक, क्या जब ये पुल करेगा विद द फोर्स, क्या इस पर भी फोर्स होगा? इस पर फोर्स होगा, बिल्कुल होगा इस ओर। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये रस्सी को पुल कर रहा है, ये कॉट और जो पर्सन है ये कहाँ मीट करेंगे? वायर दे विल मीट। मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ हूँ, कॉट आगे, मैं फ्रिक्शन है नहीं, शायद मैंने स्केट्स लिए हैं, फ्रिक्शन 0 हो गया है, स्केट्स है, और वो कॉट है, उसका भी फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ कुछ नहीं। मैं ऐसे करूँगा रोप को, यूं यूं यूं। जब मैं रोप को पुल करूँगा, मैं भी आगे आ जाऊँगा और वो कॉट भी आगे आएगा, एंड वी विल मीट समवेयर इन द मिडल। क्यों? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये जो दो फोर्स है ये इंटरनल है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही जगह रहेगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये भी आकर यहां आएगा और ये भी आकर यहां आएगा, मिलेंगे सेंटर ऑफ मास पर। पुल करके पर्सन विल आल्सो कम फॉरवर्ड एंड दिस कॉट विल आल्सो कम फॉरवर्ड एंड दे विल मीट हियर। बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स, कॉट और पर्सन के एक सिस्टम जो है, उनके उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया। एज सच द सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। ये भी आगे आएगा क्योंकि उसको नीचे से कोई फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शनलेस। इसको ये फोर्स आगे लाएगा, इसको ये फोर्स आगे लाएगा, आगे आकर के ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे क्योंकि दोनों का मास m और m है।
अगर एक का मास ज़्यादा होता या कम होता, फिर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं होता, कहीं और होता, लेकिन मिलते ये सेंटर ऑफ मास पर ही। लेकिन फिलहाल ये मिलेंगे 5 मीटर की दूरी पर, क्योंकि ये 10 है और बीच में 5 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक या कार्ड से यहाँ तक। तो दे विल मीट एट ए 5 मीटर्स अवे फ्रॉम द मैन और अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ द कार्ड। ये होना चाहिए आंसर। ये देखो आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 5 मीटर्स होना चाहिए। दे विल मीट एट ए पॉइंट ऑफ 5 मीटर्स। ऐसे देखो यूं यूं करके ये भी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा, एंड दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अब कहेंगे नहीं नहीं एफ तो एफ है, वो इस सिस्टम जो मैन एंड द कॉर्ड है, वो जो मैन एंड द कॉर्ड से सिस्टम बनता है, वो दोनों फोर्सेस जो है वो दे आर व्हाट यू कॉल एज इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल तो है नहीं। 35 In a carbon monoxide molecule, the carbon and oxygen atoms are separated by a distance of 1.12 in 10 to the power minus 10 meters. The distance of the center of mass from the carbon atom is. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जब मैंने आपको हमेशा बताया, देखो पिक्चर विजुअलाइज करने की कोशिश करो, डायग्राम को बनाने की कोशिश करो, जो दिया है वो लिखने की कोशिश करो, फिर आप, मुझे लगता है, आई फील दैट यू कैन डू थिंग्स बेटर इफ यू ट्राई टू मतलब write down what is given in the question, or if you try to make a diagram what is given, you visualize, you make a sketch of it, you make a figure of it, you just make certain kind of what you call is थोड़ा सा जो दिया है उसका आपको फील आना चाहिए कि दिया क्या है और मुझे करना क्या है, निकालना क्या है। फिर हो सकता है it is very much possible that you may have to go back to the concepts. हो सकता है फिर भी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आप फिर विजिट कर सकते हैं, जहाँ कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट विजिट करोगे फिर वापस आकर क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे इसने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन रोकता है आपको ये करने से? कार्बन मोनोऑक्साइड केमिस्ट्री तो मुझे पता नहीं कितने बॉन्ड्स में होने चाहिए, आई डोंट नो। कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीजन हैवियर 16 का मास है, इसका 12 यूनिट का मास है। इट कंटेन्स 12 न्यूक्लियंस, दैट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आई नो इट हैज़ 12 न्यूक्लियंस, इट हैज़ 16 न्यूक्लियंस, और उन 16 न्यूक्लियंस में कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स, दैट इज व्हाट आई नो एज ए फिजिक्स पर्सन। अच्छा, तो अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1.12 इंटू 10⁻⁻10। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? हाउ मच सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम से सेंटर ऑफ, ये समझो कार्बन एटम है, ये समझो ऑक्सीजन एटम है, चलो ऐसे बनाओ, ऐसे बना, कौन रोकता है? तो ये 12 है, ये 16 है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1.12 इंटू 10⁻⁻10, ठीक, एंगस्ट्रॉम्स, 1.12 एंगस्ट्रॉम्स। तो सेंटर ऑफ मास कार्बन से कितना दूर है? चलो यहाँ मान लिया इतना दूर है, x दूर है, बाकी कितना बचा? 1.12 इंटू 10⁻⁻10 माइनस x, बाकी जो बचेगा इतने डिस्टेंस में बाकी जो बचेगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द मोमेंट्स 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू व्हाट, 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। फिलहाल चलो अब x निकालो, ये 16 इंटू है, ये इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद x, तो x किसके बराबर? 16/12 इंटू, गलत कर दिया लास्ट में, चलिए फिर से एक बार, इट इज 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10 माइनस x, ये वाला, ये डिस्टेंस 16 इंटू ये डिस्टेंस, 12 इंटू ये डिस्टेंस, तो व्हाट इज x? दैट इज 16/12। नहीं, पहले x के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई, x निकालना पड़ेगा बाज़ाब्ता। इट इज 12x इज इक्वल टू 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10 माइनस 16x, ये मल्टीप्लाई करके 16 को इधर लाइए, 16 प्लस 12 दैट इज
28x इज इक्वल टू 16 इंटू 1.12 टू 10⁻⁻10। तो x किसके बराबर? 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 28। इसको सॉल्व करेंगे। इस x इज इक्वल टू 16 इंटू 1.12 into 10⁻⁻10 divided by 28। 4 7s 4 4s, ठीक। 7 0.7 1 7, वहाँ से 4 आ गए, 11 में से 7 4 16 6.16। अरे भाई 1.12 को 7 से डिवाइड करो तो 0.16 आएगा। ये आप देख लो अगर नहीं यकीन आता है। x इज इक्वल इट इज 4 6 20 इंटू 10⁻⁻10। ये आंसर होना चाहिए 0.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये आप कर लो अच्छी तरह से। हो सकता है इसमें कुछ गलती हुई हो, या आप अच्छी तरह से कर लो। लेट मी ये 0.64 है। देखते हैं आंसर। यस एग्जैक्टली द आंसर इज दिस 0.64 इन 10⁻⁻10 मीटर्स। सो इन क्वेश्चन को जो मैंने दिखाया आपको, देखो आया है 1997 में आया है। सारे क्वेश्चन आए हैं, देखो 1997 में आया है, 199 ये भी आया है, 1998 में आया है, 1999 में आया है, 2002 में आया है, 2002 में। ये सब क्वेश्चंस आए हुए और एवरी क्वेश्चन टेक्स ए मिनट, हाफ ए मिनट, ए मिनट, हाफ ए मिनट, ए मिनट, हाफ ए मिनट, ए मिनट। लेक्चर्स को वॉच करो अच्छी तरह से। आई एम एवरी डे अपलोडिंग दीज लेक्चर्स फॉर योर बेनिफिट एंड डोंट फॉरगेट to subscribe to my channel, Tantri Sir Physics Classes. It's a very great help to the students. Thank you.